नमस्कार दोस्तों, सुपर मैथ 4 क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 11 को देखेंगे। इसमें रीजनिंग के 10 इंपॉर्टेंट प्रश्नों को रखा गया है। यदि आप एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी या फिर किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रही हैं तो यह प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में जो प्रश्न दिए गए हैं उसी टाइप के प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न 1 से। तो हमारा पहला प्रश्न दिया हुआ है कि उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच में संबंध दर्शाता है। तो आपके पास दोस्तों यहाँ पर क्या है, 3 शब्दों को दिया गया है, फूल, कपड़े और क्या, सफ़ेद। ठीक, तो हमें केवल सोचना इतना है दोस्तों कि आखिर इन शब्दों में आपस में क्या रिलेशन है, क्या संबंध है। ठीक, तो देखो दोस्तों, यहाँ पर यदि हम फूल की बात करें, ठीक, कि फूल, तो फूल का हमने पहले क्या डायग्राम बना लिया। ठीक, ये क्या है, फूल है। अब हम इन दोनों के बीच में संबंध देखते हैं, क्या ये एक दूसरे से कोई संबंधित हैं। तो देखो, फूल अगल होता है और कपड़े अगल होते हैं, यानी कि दोस्तों ये क्या हो जाएंगे, अगल अगल हो जाएंगे। ठीक, अब बात करते हैं दोस्तों हम क्या है, किसकी, सफ़ेद की। ठीक, तो आप जानते हैं दोस्तों कि जो हमारे फूल होते हैं ये कैसे होते हैं, रंग बिरंगे होते हैं। और जो हमारे कपड़े होते हैं दोस्तों ये भी क्या होते हैं, रंग बिरंगे होते हैं। यानी कि जो फूल हैं दोस्तों, हो सकता है कोई फूल क्या लाल हो, कोई पीला हो, कोई सफ़ेद हो। ठीक, यानी कि कुछ ऐसे फूल भी होंगे जो क्या होंगे, सफ़ेद भी होंगे। ठीक, इसी प्रकार दोस्तों जो कपड़े हैं ये भी क्या होते हैं, रंगीन होते हैं, जैसे कि सफ़ेद, काले, ब्लैक, ठीक, इस टाइप के होते हैं। तो यानी कि दोस्तों कुछ ऐसे कपड़े होंगे जो कि सफ़ेद होंगे, जैसे कि अधिकतम क्या होते हैं, कुर्ते मुर्ते होते हैं या सटे मटे। ठीक, तो हम क्या कह सकते हैं कि फूल भी सफ़ेद होते हैं कुछ, और कुछ कपड़े भी सफ़ेद होते हैं। यानी कि दोस्तों इसका जो डायग्राम बनेगा वो लगभग इस टाइप से बनेगा। यानी कि दोस्तों ये किसका है, सफ़ेद का है। ठीक, ये फूल मान लेते हैं और ये कपड़ा मान लेते हैं। यानी कि दोस्तों कुछ जो कपड़े होंगे वो क्या होंगे, सफ़ेद होंगे, और कुछ जो फूल होंगे दोस्तों वो भी क्या होंगे, कुछ सफ़ेद होंगे। ठीक, तो इस टाइप का डायग्राम दोस्तों ऑप्शन ए में दिया हुआ है। तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों हमारा वो है कि नीचे दी गई आकृति में कौन सा विकल्प सही होगा। ठीक, तो आपके पास एक आकृति दी हुई है। ठीक, तो इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए दोस्तों आपको क्या, इसका पैटर्न समझना बहुत ज़रूरी होता है। अब पैटर्न कैसे हैं, तो आपके पास दोस्तों ये अंक डले हुए हैं। ठीक, क्या डले हैं, नंबर। तो हमें इन्हीं नंबर में थोड़ी इस प्रकार का कुछ करना है कि एक प्रकार का क्या बन जाए, पैटर्न बन जाए, एक गिनती के आधार पर बन जाए। तो हम देख सकते हैं दोस्तों जो 27 है वो दोस्तों दरअसल 3 का क्यू लिखा हुआ है। किसका लिखा है, 3 का क्यू। ठीक, और जो 2 है दोस्तों वो क्या लिखा है, 2 का क्यू लिखा है। ठीक, और जो दोस्तों 216 है वो किसका क्यू है, 6 का क्यू है। ठीक, और जो हमारे पास दोस्तों 125 है वो किसका है, 5 का क्यू है। ठीक, तो अब समस्या ये है दोस्तों कि हमने क्यू तो निकाल लिया, लेकिन यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी। ठीक, तो दोस्तों अब हमारे पास देखो 2 है, 3 है, 5 है और 6 है। यानी दोस्तों 4 नहीं है हमारे पास, क्या नहीं है, 4। जैसे कि दोस्तों यदि हम इस साइड से गिनती करें, घड़ी की दिशा में चलें, तो देखो 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4 आएगा, 4 के बाद यहाँ पर 5 दिया हुआ, 5 के बाद यहाँ पर 6 दिया हुआ है। ठीक, तो यानी कि दोस्तों यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी, 4। ठीक, अभी देखो हमारा क्या रिजल्ट नहीं आया, 4 रिजल्ट नहीं आया है अभी हमारा। ठीक, क्या है दोस्तों, अब 4 का हमें क्या करना है, क्यू करना है। ठीक, क्या करना है, क्यू। तो 4 का क्यू कितना होता है, 64। तो यहाँ पर जो खाली स्थान था दोस्तों क्वेश्चन मार्क, यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी, 64 आएगी। ठीक, जो कि ऑप्शन डी में दिया हुआ है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों, नीचे दिए गए श्रृंखला श्रेणी को पूर्ण कीजिए। तो आपके पास एक क्या है, सीरीज है, ये सीरीज चल रही है आपकी। ठीक, जो कि दोस्तों कैसी है, बढ़ते क्रम में जा रही है। ठीक, तो सीरीज को जब करना होता है दोस्तों तो इसका सर्वप्रथम नियम होता है कि अगले पद में से पहला पद घटा दिया जाता है। जैसे कि हमारे पास 7 क्या है, दूसरा पद है, और जो 4 है दोस्तों ये क्या है, पहला पद है। तो हमें दोस्तों 7 में से यदि हम 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। ठीक, इसी प्रकार दोस्तों हम 12 में से यदि 7 को घटाएंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, 5 बचेगा। ठीक, अब 5 दोस्तों 19 में से हम 12 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, हमारे पास 11 बचेगा। ठीक, अब दोस्तों जब हमने इन्हें घटाया है, जो 3 और जो 5 है हमारे पास, वो जो 11 है। ठीक, ये क्या है दोस्तों, अगल अगल आ रही हैं। अंतर में यदि समान होता तो हम जान भी सकते थे कि इनमें इतने का अंतर चल रहा है, लेकिन अंतर निकालने में क्या आ रही है, ये अगल अगल संख्याएं आ रही हैं। तब हम क्या करेंगे दोस्तों, तब आप कुछ नहीं दोस्तों, जो हम अंतर निकालते हैं ना, ये वाला अंतर निकाला हमने, तो इसी में हमें लॉजिक फिर से देखना होता है। या तो हम इन दोनों के बीच में अंतर निकालें या फिर इन्हीं में हम
क्या कोई लॉजिक लगा सकते हैं। तो लॉजिक जो लग रहा है दोस्तों वो क्या लग रहा है, वो ये लग रहा है दोस्तों कि जो 3 और 5 और 11 हैं वो दरअसल प्राइम नंबर हैं, अभाज्य संख्या हैं जो कि क्रम से आगे की ओर बढ़ रही हैं। देखो 3 कैसी है, एक अभाज्य संख्या है, फिर इसके बाद दोस्तों क्या आती है, अगली 5 आती है जो कि अभाज्य संख्या, फिर इसके बाद जो अगली आती है वो क्या है दोस्तों 11 है। ठीक, तो 11 के बाद दोस्तों जो अगली अभाज्य संख्या होगी वो क्या होगी, दरअसल वो हमारी होगी कितनी, 13। ठीक, क्या होगी हमारी 13। ठीक, क्या होगी 13। ठीक, समझ गए ना। अब 13 को जब आप 19 में जोड़ोगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा जी हमारा 2 और ये 3, ठीक 32। तो 32 दोस्तों किसी ऑप्शन में नहीं है, लेकिन इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, हमारा 32 ही है। ठीक, तो आप, मुझे उम्मीद है कि समझ रहे हो। सॉरी 1 मिनट, यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई है। ठीक, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। यहाँ पर दरअसल 11 नहीं आ रहा है, यहाँ पर 7 आ रहा था। ठीक, 12 में से जब 19 में से हम 12 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 11, 7 बचेगा। ठीक, क्योंकि जब हम 19 में से 12 घटाएंगे तो कितना बचेगा 7। तो अगली जो अभाज्य संख्या रहेगी दोस्तों वो क्या रहेगी, हमारी 11 रहेगी। और 11 दोस्तों 19 में जोड़ेंगे तो हमारे कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। ठीक, कितना आ जाएगा 30, जो कि ऑप्शन सी में है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों के नीचे दी गई त्रिभुज में कितनी आकृतियां। देखो दोस्तों यहाँ पर जो आपको एक त्रिभुज देकर रखा है इसमें बहुत सारी क्या हैं, हमारे पास आकृतियां हैं। ठीक, तो बताना है कि इस त्रिभुज में दरअसल कितनी आकृतियां हैं। ठीक, तो इसके लिए दोस्तों मैंने आपको कई बार फॉर्मूला बताया है कि n+1/2। ठीक, ये क्या होता है, फॉर्मूला होता है। अक्सर क्या है, जब आपको जैसे कि कोई प्राकृतिक संख्याएं गिननी होती हैं या फिर उन्हें सम करना होता है तो इस फॉर्मूले का उपयोग करते हैं। तो हमें जब दोस्तों आकृति में जब हम कोई भी आकृति गिनते हैं तो हमें इसी फॉर्मूले का उपयोग करना होता है। ठीक, चाहे वो चतुर्भुज में हो या फिर त्रिभुज में हो। ठीक, तो दोस्तों हम आकृतियों को गिनना शुरू करते हैं। तो देखो सबसे पहले क्या करते हैं, त्रिभुज में कैसे गिनते हैं, तरीका क्या होता है। सबसे पहले दोस्तों छोटे छोटे बॉक्सों को गिना जाता है। जैसे कि दोस्तों हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। ठीक, तो कितनी है ये बॉक्स, 11 है। ठीक, तो आप दरअसल 11 का मान किस में रख दीजिए, n की जगह पर 11 को रख दीजिएगा। ठीक, तो ये 12 हो जाएंगे और ये कितना हो जाएगा 132, और ये काटा पीटा करेंगे तो हम दोस्तों कितना बचेगा, हमारा 66 बचेगा। ठीक, तो ये 66 आ गया। अभी हमारा रिजल्ट नहीं आया है। ठीक, तो ये तो आया है किसका, नीचे वाले बॉक्स का, कितना 66। ठीक, इसी प्रकार दोस्तों थोड़ा ये मिटा लूँ नहीं तो वरना कठिनाई आएगी। ठीक, तो इसी प्रकार दोस्तों हमें फिर क्या लिखना है, जे वाली सेकंड वाली। ठीक, अब देखो दोस्तों ये लाइन तो क्या थी, पूरी हो चुकी है। ठीक, जो नीचे के बॉक्स थी। अब दरअसल दोस्तों हमें ऊपर के बॉक्स गिनने हैं, तो ये भी क्या होंगे दोस्तों, यहाँ तक होंगे हमारे कितने, 11 ही ये होंगे हमारी यहाँ तक। ठीक, तो इसका भी कितना आ जाएगा दोस्तों, 66 ही आ जाएगा। ठीक, अब दोस्तों आपका ये वाली वो डाउट होगा कि जो हमारी जो बीच से जो लाइन है इनने पूरी क्यों नहीं मिलाई है। यदि पूरी नहीं मिलाई है तो हमने 11 क्यों गिने हैं। तो देखो दोस्तों हमें दरअसल आकृति क्या गिननी थी कि ये तो हमारी कितनी हो गई हैं, 9 हो गई हैं। ठीक, जहाँ तक ये लाइन खींची थी ये कितनी हो गई, 9। लेकिन दरअसल दोस्तों हमें पूरा पैटर्न करने के लिए क्या हमने ये बड़ी बड़ी भी आकृतियाँ ले ली हैं। ठीक, क्या ले ली हैं। ठीक, अब दोस्तों जब हम तीसरे वाली को गिनेंगे तब हम ये बड़े वाले नहीं लेंगे, समझ रहे हैं ना मेरा। ठीक, मुझे उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे। ठीक, तो दोस्तों हमने ये बड़े समेत इसमें 11 ऐड कर लिए थे। ठीक, अब हम तीसरी की निकालेंगे इसी प्रकार। ठीक, तो तीसरी में कितना आ जाएगा हमारा, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक, कितना आएगा 9। तो 9 का मान जब हम 9 और इंटू 10 अपॉन में कितना करेंगे, 2 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा। ठीक, 66 132 132 और 45 कितने होगा, 177, जो कि ऑप्शन डी में है। ठीक, इन सभी को क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। ठीक, बाद में। ठीक, तो मुझे उम्मीद है कि इस टाइप के क्वेश्चन आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आपके दादा के बेटे की पत्नी के बेटे की पत्नी का बेटा आपकी बहन बेटे की बहन का आपकी क्या लगेगी। ठीक, तो दोस्तों ये क्या ब्लड संबंध से कोई क्वेश्चन आते हैं। ठीक, ये टॉपिक भी बहुत मज़ेदार है, वैसे आपने पढ़ा होगा तो। ठीक, तो आप देखो क्या करना है, ये कौन है, आप हैं। ठीक, आपके दादा हैं तो दादा का बेटा कौन होगा दोस्तों, आपके पिताजी होंगे। ठीक, और की पत्नी, बेटे की पत्नी यानी कि दोस्तों आपके जो पत्नी रहेंगी बेटी की वो कौन रहेंगी, आपकी माँ रहेंगी। ठीक, और माँ का बेटा यानी कि दोस्तों बेटा है तो आप नहीं है, ये आपका भाई है। ठीक, ये आप ही हैं, लेकिन जो बेटे हैं दोस्तों वो कौन है, आपका भाई है। ठीक, तो ये बेटा कौन हो गया, आपका भाई हो गया। ठीक,
बेटे की पत्नी। अब दोस्तों जब भाई है तो उसकी पत्नी कौन कहलाएगी, आपकी भाभी कहलाएंगी। ठीक, तो उसने क्या कहलाया, पत्नी का बेटा। तो दोस्तों आपकी भाभी का बेटा क्या कहलाता है, भतीजा कहलाता है। ठीक, क्या कहलाता है, भतीजा कहलाता है। ठीक, कि बहन आपकी क्या लगेगी, यानी कि दोस्तों जब ये भतीजा कह रहा है तो आपकी उसकी बहन कौन लगेगी, तो दोस्तों उसकी बहन लगेगी कौन, भतीजी। कौन लगेगी, भतीजी, जो कि ऑप्शन सी में मौजूद है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए कथनों को सत्य मानिए और बताइए कि कौन सा निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है। ठीक, तो हमारे पास कथन है कि फर्स्ट सभी पी एन है, सेकंड कुछ एच एन है। ठीक, अब निष्कर्ष क्या है कि कुछ पी एन है और कुछ एच एन है। ठीक, तो दोस्तों इसे आपको क्या है, इन कथन के आधार पर करना है। ठीक, कथन के आधार पर आपको ये प्रश्न सॉल्व करना है और आपको जो दो स्थितियां दी हैं इसमें से आपको बताना है कि कौन कौन सी सही हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम कथन फर्स्ट को ले लेते हैं। तो उसने क्या बोला, सभी पी एन है। तो दोस्तों हमने क्या बना लिया, ये एन का डायग्राम बना लिया, किसका, एन का। ठीक, तो उसने ये बोला है कि सभी पी एन है। ठीक, यानी कि दोस्तों जो सभी पी हैं वो क्या है, एन है। ठीक, क्या है, एन है। ठीक, तो यहाँ पर जो हमने क्या बना लिया, एन बना लिया। ठीक, सॉरी हमने यहाँ पर एक मिनट। ठीक, सभी पी क्या है, ये हम पी बना लेते हैं सबसे बड़ा वाला। ठीक, ये क्या है, पी। ठीक, उसने बोला सभी पी एन है। ठीक, तो दोस्तों ये क्या है, एक मिनट यहाँ पर कुछ मिस्टेक हो रही है, क्या कह रहा है वो प्रश्न हम समझते हैं कि सभी पी क्या है, एन है। ठीक, यानी कि दोस्तों ये किसका है, पी का डायग्राम है। ठीक, तो उसने ये बोला कि सभी पी क्या है, एन है। तो यानी कि जितने भी पी हैं दोस्तों वो किसके अंदर है, एन के अंदर है। ठीक, किसके अंदर है, एन के अंदर है। ठीक, तो ये हमारा फर्स्ट वाला पूरा हो गया। सेकंड स्थिति में क्या बोला, कुछ एच एन है, यानी दोस्तों हमारी सेकंड जो स्थिति रहेगी ये हमने एच बना लिया। ठीक, तो इसमें दोस्तों आपके कुछ एच भी होंगे और कुछ इस जगह पे क्या होंगे, कुछ एच होंगे और कुछ एन भी होंगे। ठीक, तो दोस्तों ये हमारा डायग्राम हो गया। इससे क्या होगा, हमारा प्रश्न हल हो गया। अब हमें जो निष्कर्ष दिया है इसे सॉल्व करना है। तो इसमें पूछा है कि कुछ पी एन है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि जहाँ पर जो पी हैं दोस्तों वो सभी के सभी क्या हैं, एन पी हैं। ठीक, यानी कि दोस्तों कुछ नहीं है, सभी के सभी हैं, यानी कि फर्स्ट वाली स्थिति क्या है, गलत है। सेकंड वाली जो है दोस्तों कि कुछ एच हैं और कुछ एन है, यानी कि दोस्तों कुछ यहाँ पर एच भी हैं और कुछ एन भी हैं, यानी कि सेकंड वाली स्थिति सही है, इसलिए ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। केवल निष्कर्ष सेकंड को अनुसरण करता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शब्दों को अक्षरों का संबंध ज्ञात कीजिए। तो जैसे कि दोस्तों शिक्षक का संबंध होता है किससे, विद्यालय से, तो इसी प्रकार हमें डॉक्टर का संबंध यहाँ पर बताना है। ठीक, जैसे कि दोस्तों हमारे जो सर होते हैं, सर क्या करते हैं, हमारे गुरुजी जो होते हैं उनका काम क्या होता है, विद्यालय में। ठीक, और इसी प्रकार जो डॉक्टर जो होता है दोस्तों, तो डॉक्टर का जो कार्यालय होता है वो क्या होता है, ये यहाँ पर पूछा है। ठीक, तो दोस्तों यहाँ पर हम ऑप्शन की मदद से देखेंगे। तो मेडिकल, दोस्तों डॉक्टर मेडिकल हो सकता है लेकिन पूरी तरह से हम उसे डॉक्टर नहीं कह सकते। ठीक, तो दोस्तों ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा क्या, अस्पताल। अस्पताल में डॉक्टर होते हैं। ठीक, यानी दोस्तों यदि हम बात करें दोस्तों जो शिक्षक का काम होता है वो विद्यालय में होता है। ठीक, इसी प्रकार जहाँ जो डॉक्टर रहते हैं, काम करते हैं, तो वो कहाँ करते हैं, अस्पताल में, हॉस्पिटल में ही तो करते हैं। ठीक, इसलिए ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। विश्वविद्यालय में डॉक्टर का कोई काम नहीं होता, मंदिर में कोई काम नहीं होता और मेडिकल में भी कोई काम नहीं होता, लेकिन अस्पताल में डॉक्टर का काम होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों कि एक घड़ी की दो सुइयाँ 24 घंटे में कुल कितनी बार एक दूसरे के ऊपर आती हैं। ठीक, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। मैं आपको ये 3 क्वेश्चन बताता हूँ जो कि आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मैं आपको 3 डायग्राम बनाना चाहता हूँ, 1, 2 और ये 3। ठीक, यहाँ पर आपको ये कांटा देकर रखा है। ठीक, दूसरा ये देकर रखा है, तीसरा ये है। ठीक, इसके ऊपर एक और सुई है। ठीक, ये क्या है, मिनट और घंटे दोनों सुइयाँ हैं। ठीक, तो अब यहाँ पर देखो दोस्तों एक चीज़। ठीक, इसमें जो पूछा है वो क्या पूछा है कि एक घड़ी की दो सुइयाँ। ठीक, यानी कि मिनट और घंटे वाली सुइयाँ। ठीक, 24 घंटे में कुल कितनी बार एक दूसरे के ऊपर आती हैं, यानी कि दोस्तों आपको इस डायग्राम की बात कर रहे हैं क्योंकि दोस्तों इसमें जो घड़ी की सुइयाँ वो एक दूसरे के ऊपर हैं। ठीक, तो दोस्तों ये 24 घंटे में कुल केवल से केवल 22 बार ही ऊपर आती हैं। कितनी बार आती हैं, 22 बार। ठीक, 24 घंटे में 22 बार। और दोस्तों यदि बात करें हम
1 घंटे में, तो ये 1 घंटे में दोस्तों केवल से केवल एक ही बार क्या होती हैं, एक दूसरे के ऊपर आती हैं। ठीक, जिसे दोस्तों हम अति व्यापन के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन आपको इस प्रकार से आएगा इसका एक अगल से कि एक घड़ी की 2 सुइयां 24 घंटे में कुल कितनी बार, ठीक, अति व्यापन होती हैं। फिर आपको ये नहीं लिखा आएगा कि एक दूसरे के ऊपर, आपको डायरेक्टली लिखा आएगा अति व्यापन का मतलब है एक दूसरे के ऊपर। ठीक, तो दोस्तों इसका क्वेश्चन कितना कितना आ रहा है, राइट आंसर 22। ठीक, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। लेकिन दोस्तों आपको ये क्वेश्चन भी याद रखनी है, आपसे इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछेगा कि एक घड़ी की 2 सुइयां 24 घंटे में कुल कितनी बार एक दूसरे के विपरीत होती हैं। ठीक, यानी कि जो कांटे हैं मिनट और किसके, घंटे की, ये 24 घंटे में टोटल कितनी बार एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तो दोस्तों ये भी आपके 22 ही बार होते हैं और 1 घंटे में दोस्तों केवल से केवल एक बार ही क्या होते हैं, एक दूसरे के विपरीत होते हैं। ठीक, इसी प्रकार दोस्तों आपको ये वाला भी लिखना है कि दोस्तों की जो घड़ी की 2 सुइयां हैं वो 24 घंटे में कुल कितनी बार लंबत या फिर समकोण या फिर 90 डिग्री का कोण बनाती हैं। तो दोस्तों ये आपकी 24 घंटे में टोटल 44 बार बनाती हैं। और दोस्तों ये 1 घंटे में 2 बार बनाती हैं, क्या, लंबत यानी लंब वाला कोण। 90 डिग्री का कोण कितनी बार बनाती है, 2 बार। ठीक, क्योंकि दोस्तों जब आपके 3 बज रहे होंगे, ठीक, तब आपका 90 डिग्री का होगा, जब 3:30 भी बज रहे होंगे तब भी आपका 90 डिग्री का ही होगा। ठीक, इस प्रकार से ये 2 कोण बनाती हैं 90-90 के। ठीक, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों, इस क्वेश्चन को आपको याद रखना है, सॉरी ये मुझे कमेंट करके बताना, यदि 26 जनवरी को सोमवार हो तो 17 फरवरी को क्या होगा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए कमेंट में है। तो दोस्तों मैंने इसके कई क्वेश्चन आप लोगों को बताए हैं, मुझे उम्मीद है, आशा है कि आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक, तो अब हम मिलते हैं अपने अगले सेट में, तब के लिए जय हिंद एंड जय भारत।